चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 रिलेशंस एंड फंक्शंस। पिछली क्लास हमारी क्लास नंबर 1 थी। उसमें हमने जाना कि रिलेशन और फंक्शंस में हमें क्या पढ़ना है। उसके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी तक हमने रिलेशन और फंक्शन में शुरू नहीं किया है रिलेशन या फंक्शन। अभी हमने क्लास 1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना था। इस क्लास में हम लोग रिलेशन के बारे में समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता था कि ए के सारे एलिमेंट, जैसे 1 ले लिया तो 1 4 से भी कनेक्ट होगा, 1 4, 5 से तो 1 5 और 6 से तो 1 6, 2 2 1 2 5 2 6, ठीक है। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, सब कनेक्ट नहीं होते हैं। मतलब जैसे 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। इसमें से हम लोग 9 के 9 नहीं लेंगे, इनमें से कुछ चुन कर देंगे। अब कौन सा चुनेंगे तो वो क्वेश्चन के अनुसार हमें पता चलेगा क्या चुनना है। तो जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसका सबसेट होता है। सबसेट के बारे में हमने जाना है कि उसमें से कुछ एलिमेंट्स हम लोग चुनते हैं, ठीक है, सारे नहीं चुनते हैं। तो हम लोग देखेंगे कितने चुनते हैं हम लोग। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा था। उसके बाद हमने क्वेश्चंस ट्राई किए थे। क्वेश्चंस में हमने 2 सेट लिया था, ए क्रॉस बी, ठीक है, और फिर हमने देखा था ए क्रॉस ए, हमने कुछ देखा था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था अगर हम लोग 3 बार लेंगे, ठीक है, मतलब ए क्रॉस ए तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो भी हमने देखा था। एनसीईआरटी हमारी मेन कोर्स बुक है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे क्लास 2 में, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। P अगर 1 2 है तो P क्रॉस P क्या होगा। अब देखिए इसमें हमने जैसे ए क्रॉस ए किया था यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया था। इसमें मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करूँगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें गिवन P है, ओके, 2 एलिमेंट है, और यहाँ पर P क्रॉस P निकालना है। तो P क्रॉस P में देखिए मैंने P को लिख दिया एक बार, क्रॉस का क्रॉस लिख दिया और P को दोबारा लिख दिया। इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें लिखने का तरीका है। तो 1 1 1 2 2 1 और 2 2, 4 हमारे पास हो गए, ठीक है। 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। पहले सेट का दूसरे सेट का एलिमेंट्स उसको इंटू करते हैं तो टोटल जो आंसर आता है या प्रोडक्ट आता है वो ए क्रॉस बी। यहाँ पर बी भी पी ही है, ए भी पी ही है, तो 2 इंटू 2 4। तो देखिए 4 एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ पर हमें P क्रॉस P निकालना है। तो देखिए इसका आंसर तो ये है, ठीक है। तो इसकी जगह तो ये पूरा लिख दिया, क्रॉस की जगह क्रॉस लिख दिया, और ये जो P हमारे पास बचा इसकी जगह मैंने ये वाला लिख दिया, ठीक है। तो अब इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें चुनने में। कैसे, तो देखिए पहले इसको लेंगे 1 1, तो इसको इससे करेंगे तो 1 1 1, और इसको 2 से करेंगे तो 1 1 2। उसके बाद फिर हम लोग अगला एलिमेंट जाएंगे 1 2 को इससे करेंगे तो 1 2 1, और 1 2 को इससे करेंगे तो 1 2 2। उसके बाद अगला एलिमेंट हम लोग लेंगे 2 1 को इससे करेंगे तो 2 1 1, और 2 1 को इससे करेंगे तो 2 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे करके हमारे पास टोटल 8 आ जाएंगे, क्योंकि 4 इंटू 2 8, इसमें 4 एलिमेंट है तो ये एक एलिमेंट माना जाएगा। इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, 1 1 साथ साथ रहेंगे, एक माना जाएगा। तो 4 2 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी सॉल्व का। ए क्रॉस ए की वैल्यू हमें दी है, मतलब इस बार हमें क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें ए और बी निकालना है, मतलब वो सेट निकालना है जिससे क्रॉस प्रोडक्ट बना है। तो इसको समझते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में 2 एलिमेंट से एक एलिमेंट बनता है, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें 2 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट सेट ए का होता है, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, पी पी एम एम, और रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं दिखाते, ऑर्डर भी मायने नहीं रखते, तो पी और एम। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या हो गए, पी एम शुरू के। और हमें ध्यान है कि जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है उसके एलिमेंट का, तो इसके एलिमेंट कौन है, ऑर्डर पेयर क्या है, पी क्यू। सेकेंड एलिमेंट क्या है, क्यू, इसमें क्या है आर, इसमें क्या है क्यू, और इसमें क्या है आर। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्यू आर, मतलब क्यू आर ही हो गया, 2 बार लिखेंगे नहीं। तो सेट भी हमारे पास क्या हो गया, क्यू और आर, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, तो ये हमने पहला ले लिया, और ये दूसरा एलिमेंट होता है सेट बी का, तो दूसरा ले लिया, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इतना ही। एक्सरसाइज 2.1 का है। कुछ एग्जांपल्स मैंने मतलब क्वेश्चंस उसमें से सेलेक्ट किए हैं।
फिर से हमें सेट ए और सेट बी निकालना है। तो पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट कौन है, ए बी और बी। तो ए बी हो गया, तो सेट ए हमारे पास ए कॉमा बी हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट अगर हम लोग देखें तो सेकेंड एलिमेंट हो गया एक्स वाई, तो एक्स वाई हो गया। तो बी हमारे पास हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमने देखा था पिछली क्लास में कि ऑर्डर्ड पेयर, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो पहला एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट के बराबर। तो यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए ये पहला एलिमेंट है एलएचएस में, ये पहला एलिमेंट है आरएचएस में। तो x प्लस वन को हम लोग 3 लिख सकते हैं बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास LHS में जो सेकंड एलिमेंट है वो है y माइनस 2 और RHS में सेकंड एलिमेंट 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 और y की वैल्यू 3, आंसर। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। फिर से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, वो इक्वल है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास हो गया LHS का ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे पास हो गया RHS का ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, XY मान लीजिए, AB मान लीजिए। पहला सेट का होता है, दूसरा दूसरे सेट का होता है। तो LHS का जो पहला एलिमेंट है, जो यहाँ पर है x/3+1, वो RHS के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, जो कि है 5/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। बस अब इसको सॉल्व करना है। और उसी तरह जो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट होगा LHS का, जो यहाँ पर हमारे पास है y माइनस 2/3, वो हो जाएगा 1/3 के बराबर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। अब बस इन्हें सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x/3 + 1 इक्वल टू 5/3, बस मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2। उसी तरह यहाँ पर RHS मतलब LHS का दूसरा एलिमेंट, RHS का दूसरा एलिमेंट, तो y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3, इसको सॉल्व किया है तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। आप चेक भी कर सकते हैं पुट करके, यही आएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है 12 और 13, इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर जैसे ही है, ठीक है, जो हमने अभी देखा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं। एक सेट्स में क्वेश्चन आया था कि मतलब आता है कि दिए गए सेट के कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो उसमें 2 की पावर n होती है। कोई भी सेट के एलिमेंट अगर n है तो उस सेट के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n। जहाँ पर हम लोग 5 और उस सेट को भी काउंट करते हैं तो सब मिला के 2 की पावर n आती है। उसी तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर नंबर ऑफ़ रिलेशंस, आगे जब रिलेशंस हम लोग समझेंगे तो दिए गए जो 2 सेट है उनके टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, तो वो भी ऐसे फाइंड करने आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो मान लीजिए हमारे पास सेट दिया हुआ है A और एक सेट हमारे पास दिया है B। तो A क्रॉस B हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उस A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। माना हमारे पास 2 सेट्स हैं। ठीक है, एक हो गया सेट A और एक हो गया सेट B। A में मान लेते हैं m एलिमेंट्स है, 2 3 4 1 2 कितने भी हो सकते हैं। m मान लिए वेरिएबल। उसी तरह जो हमारे पास दूसरा सेट है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट्स होते हैं, A और B हम लोग मान लेते हैं। तो A के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स m है और B के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, मैथ्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पर A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ B, दैट इज़ m इंटू m। तो यहाँ पर इसको क्रॉस नहीं पढ़िएगा, यहाँ इसको इंटू ही पढ़िएगा, इंटू। पर यहाँ पर इसको क्रॉस पढ़िएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वैसे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, फिजिक्स में अलग होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो मैथ्स में वेक्टर फॉर्म आता है, ये 12th का चैप्टर है, वहाँ पर वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। 11th में फिजिक्स है, उसमें भी हम लोग जनरली मैकेनिक्स वगैरह और इधर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। तो दोनों इंटू जैसे ही दिखते हैं। तो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको इंटू बोलेंगे, m इंटू n, जो m n है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए क्रॉस बी सेट में जो एलिमेंट्स के नंबर होंगे वो ए के नंबर्स को बी सेट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नंबर्स मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा। तो m इंटू एन, अब इंटू को तो जनरली दिखाते नहीं, तो एम एन हो गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। सेट ए हैज़ 2 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमारा 2 सेट से बना है, एक ए से और एक बी से। क्वेश्चन में दिया है सेट ए हैज़, मतलब उसके पास है कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट। तो यहाँ देखिए 2, तो बहुत ध्यान देंगे क्वेश्चन में 2। और क्या बोला है, सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट, तो यहाँ पर ये बी से भी बना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल टू 3, इंटू कर देंगे तो 6 हो जाएगा आंसर। थोड़ा लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, 2 हो गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास 3 हो गया। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास 3 है, 2 3 आर 6, जो हमारा आंसर हो गया। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ये एक्सरसाइज 2.1 का है। इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी में कितने एलिमेंट्स है डायरेक्टली नहीं दिया है, वो सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ 1 पता करेंगे, नंबर ऑफ़ 1 मतलब ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए पता करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी पता करेंगे, दूसरा वाला सेट, और फिर इंटू कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है, तो यहाँ 3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास कितना है, तो देखिए यहाँ भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी भी हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो 9 आ जाएगा। एक बार लिखने का तरीका देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी, उसके पहले बी लिख देते हैं जो दिया है 3, 4, 5, मतलब 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास 3 हो गया। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी मतलब सेट बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, जो हमारे पास आंसर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास है 16 नंबर। इफ़ पी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड क्यू इज इक्वल टू आर, इसमें एक ही एलिमेंट है। फॉर्म द सेट्स पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी, आर दिस 2 प्रोडक्ट्स इक्वल। तो इसको आप देख लीजिएगा, पहले पी क्रॉस क्यू करना है, तो इसके ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पी का होगा, दूसरा एलिमेंट क्यू का होगा। और जब आप क्यू क्रॉस पी करिएगा तो इसमें पहला एलिमेंट क्यू का होगा, दूसरा पी का होगा। क्या दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऑर्डर बदल जाता है तो एलिमेंट को सेम नहीं माना जाता है, क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में तो है लेकिन रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, सिर्फ रोस्टर फॉर्म में नहीं है। जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब दो, ऑर्डर मतलब पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगला हमारे पास है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 एंड सी इक्वल टू 4/6, 5 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए तो हमारे पास दिया है पर बी इंटरसेक्शन सी नहीं दिया, तो हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। सेट्स में हमने देखा है ना, और फिर उसको क्रॉस कर लेंगे, वैसे ही सब देखेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ करता हूँ। सबसे पहले मैंने ए बी और सी कर दिया। पहला जो हमारे पास है उसमें हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, जो कि 4 हो जाएगा। फिर क्रॉस करेंगे, लिखने का तरीका ए को लिख दिया, बी इंटरसेक्शन सी को लिख दिया। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी को लिखना होगा, तो ए क्रॉस बी को यहाँ लिख दिया। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। ए क्रॉस सी को यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब जो सेम है, तो आप देखिएगा 1 4 1 4 सेम है, फिर 2 4 2 4 सेम है, और 3 4 3 4 सेम है। 3 ही सेम आएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी का ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। इसमें सॉल्व किया गया अच्छे से, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइजेस को, एक ही क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम उसके तो सारे ही क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए एंड बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू 2। इफ़ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, x y और z क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो देखिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी के है। तो देखिए, पहला जो होगा वो ए का होगा, तो ए का क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म एक्स वाई जेड, हमने पहले भी देखा था। और उसी तरह दूसरा एलिमेंट बी का होगा, तो 1
2 और 1, 1 को 2 बार लिखेंगे नहीं तो 1 और 2, और यहाँ लिखा भी है 2 ही एलिमेंट है। एक्स वाई जेड 3 लिखा है और तीनों डिस्टिंक्ट दिए हैं, मतलब तीनों को लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर बोला भी गया है ए में 3 एलिमेंट है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास 3 हो गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास 2 हो गया। ए क्रॉस बी मैंने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, तो x, 1, y, 2, z, 1। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट, पहला सेट ए का हो जाएगा तो x, y और z, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास सेट बी का हो जाएगा 1 to 1। अब हमको लोग एक ही बार लिखेंगे, 1 को 2 बार लिखेंगे नहीं तो 1 और 2। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 है, तो आप देखिए यहाँ पर 3 ही है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी 2 है, तो यहाँ 2, ये डिस्टिंक्ट बोल ही गया है, तो हम लोग तीनों को लिखेंगे। तो और भी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग अभी इतने ही करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशंस जैसा अभी थोड़ा सा मैंने शुरू में बताया था कि जो रिलेशंस बनते हैं वो भी ऑर्डर्ड पेयर में ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वैसे ही बनते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे हम लोग लेते थे। ठीक है, जैसे m इंटू एन, अगर m n a है और n n b है तो n a इंटू एन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट a इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट b, m n हो जाएगा। तो सारे नहीं लेते रिलेशंस में, कुछ कुछ लेते हैं, मतलब सबसेट होते हैं a क्रॉस b का। माना हमारे पास 2 सेट्स हैं a और b, a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट्स होंगे, इसका एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, a के अपने एलिमेंट्स होंगे, b के अपने एलिमेंट्स होंगे, और a क्रॉस b के अपने एलिमेंट्स होंगे, तीनों के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ सेम हो सकता है, जैसे a और b में हो सकता है कुछ डिजिट्स सेम हो, या कुछ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स या नंबर्स सेम हो। ठीक है, लेकिन a क्रॉस b के तो अलग ही होंगे, क्योंकि a क्रॉस b में हम लोग एक एलिमेंट तो लिखते नहीं, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। पर सिर्फ सेट ए में अगर हम लोग एलिमेंट्स लिखे तो वो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। तो इन तीनों के अपने अपने मतलब एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अभी तक हम ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट से कनेक्ट करते थे, आपको ध्यान होगा, तीनों से किया था, सेकेंड एलिमेंट को भी तीनों से किया था, थर्ड एलिमेंट को भी तीनों से किया था। तो अभी हम लोग जो ए का था, ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट से हमने कनेक्ट किया था। ठीक है, पर अब ए और बी के उन्हीं एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे जिनके बीच एक संबंध होगा, एक रिलेशन होगा। अभी रिलेशन क्या होता है, तो वो लोग कनेक्टेड होते हैं ज़्यादातर इक्वेशन से। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ए के एलिमेंट्स को एक्स मान लें, ठीक है, जैसे 1 2 3 था एग्जाम्पल में, तो एक्स मान लेते हैं, और बी के एलिमेंट्स को हम लोग वाई मान लेते हैं। तो एक्स और बी के बीच में एक रिलेशन, मतलब इक्वेशन होगा या कुछ रिलेशन होगा, ये इससे इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इनटू करके। तो जो हम लोग चुनेंगे ए क्रॉस बी से, मान लीजिए ए क्रॉस बी में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो सारे नहीं चुनेंगे, जो उस फॉर्मूला में सही सही बैठेंगे बस उनको चुनेंगे, और बाकी सबको हटा देंगे। इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट से हम लोग कनेक्ट करते थे, पर अब ए और बी के उन्हीं एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे जिनके बीच कोई रिलेशन होगा, संबंध होगा। ए और बी के बीच कोई रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। तो ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा उसके जो आंसर आएंगे, क्योंकि रिलेशन में मैंने बताया ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। ए क्रॉस बी में सारे आ जाएंगे, पर रिलेशन में उस सेट से कुछ ही आएंगे। ठीक है, तो सबसेट होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट समझते हैं, और जब हम लोग इसमें और क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। 12th में भी ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे जब हम लोग आगे की क्लासेस में जाएंगे, जैसे आगे क्लासेस मतलब आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और फिर आगे कैलकुलस आता है 12th में, तो उन सब में भी ये सब हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब आगे। तो देखिए यहाँ पर NCERT सॉल्व एग्जाम्पल से ही देखते हैं। हमारे पास सेट ए दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6। अब हमें एक रिलेशन बनाना है ए टू ए। तो जो हमारा आपको ध्यान होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता था वो 2 सेट के बीच में बनता था, ए बी, वैसे रिलेशन भी 2 सेट के बीच में बनता है, लेकिन यहाँ पर एक ही सेट है, मतलब ए से ए ही में जा रहे हैं। तो आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाएगा तो ए क्रॉस ए लिखेगा। आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन आया था ए क्रॉस ए, तो एक ही सेट को हम लोग दूसरे सेट के साथ, मतलब उसी सेट को दूसरा सेट मान के दोनों के बीच हम लोग रिलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 सेट होना चाहिए, तो वो एक ही सेट 2 बार है। तो यहाँ पर सेट ए जो है इसी पे हमें रिलेशन करना है। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो R = सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स कॉमा वाई। आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग सेट बिल्डर करते थे तो वहाँ सिर्फ एक एक्स आता था, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर, या सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन
ऑड नंबर या x इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 ऐसे करके। पर यहाँ पर x कॉमा y क्यों आया? क्योंकि वो सेट था, सेट का एलिमेंट सिर्फ एक x होता है या y होता है, पर r का एलिमेंट x y दोनों होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर होता है। और यहाँ पर फॉर्मूला दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब जो y होगा वो x से एक ज़्यादा होगा। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स वाई है क्या? x है पहला सेट का एलिमेंट, यहाँ पहला सेट a है, और y है दूसरा सेट का एलिमेंट, या दूसरा सेट भी a है। तो ये अलग अलग सेट के एलिमेंट है, पर यहाँ पर दोनों एक ही है। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 में से ही होगी, उसी सेट से कोई वैल्यू ले सकते हैं x की। और y जो है वो भी a का ही है, तो y को भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ मानेंगे। ठीक है, अब ये बस आप देखते जाइए। तो यहाँ पर ये पहला a है और ये बाद में भी a है, तो दूसरा सेट भी a ही है। क्वेश्चन है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम हमने पहले भी देखा था, जिसमें हम लोग ऐसे करके सेट को ऐसे एरो से दिखाते थे। और दूसरा है राइट द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स और 12th क्लास में भी बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एरो डायग्राम बना रहा हूँ। तो क्योंकि दोनों सेट ए थे, तो मैंने ए को भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और बी को भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने पहला सेट ए ले लिया, ये 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैंने दूसरा सेट ले लिया, ये भी ए ही है, ज़्यादातर यहाँ बी होता है, पर ये भी ए ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको आप देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इन सबको हमने x बोला है। ठीक है, और ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इन सबको हमने y बोला है। तो y की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है या 6 हो सकती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्योंकि ये सब x हैं, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। ओके, अब अगर हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होता तो हम लोग क्या करते? बस एक एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कनेक्ट करते रहते, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, अगला लेते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगला लेते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। एक और लेते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4, ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो एन ए इंटू एन बी, यहाँ तो एन बी भी ए ही है, तो 6 इंटू 6 36। तो 36 एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो रिलेशन में हम लोग लेंगे, इन 36 में कुछ कुछ ही चुनेंगे, सारे नहीं चुनेंगे। तो कैसे चुनेंगे? तो हम लोग अपने मन से नहीं चुनेंगे, क्वेश्चन में एक फार्मूला दिया रहेगा। तो देखिए फार्मूला क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर y कौन कौन है? तो ये सारे y हैं। बोला गया y जो है वो x प्लस 1 है। इसका मतलब समझते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 मतलब x से एक ज़्यादा है y। तो y कौन कौन है? तो y ये सब है। अब ये जो है x से एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस करेंगे तो y आ जाएगा। तो अगर x 1 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 सिर्फ कनेक्ट होंगे, यहाँ 1 1 1 3 नहीं लेंगे। ठीक है, वो सब हट गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये 6 लेते थे। लेकिन इस रिलेशन में क्योंकि बोला गया है कि y x प्लस 1 है, तो यहाँ पर x को जैसे हमने 1 लिया तो y सिर्फ 2 आएगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये सब y है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग x को 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 3, x को 3 लेंगे तो 4। तो आप देखिएगा y जो है वो अपने x से एक ज़्यादा है। ठीक है, ये 5 और 6। अब इस 6 के लिए हम लोग 1 करेंगे तो 7, पर 7 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो हम लोग ये नहीं ले सकते, 6 वाला नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2, है ना, ऐसे तो लिखते थे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है। इसको एक तरह से आप और सोच सकते हैं, पहले यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी के अनुसार हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ कुछ एलिमेंट्स लेंगे। तो y x से एक बड़ा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ
यहाँ 1 सिर्फ 2 से कनेक्टेड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे कनेक्टेड था, तो यहाँ 1 सिर्फ 2 से कनेक्टेड, इन दोनों कनेक्टेड, ये दोनों बस 1 और 2, ठीक है। और ये x एलिमेंट ऑफ a है ये वाला a, और y एलिमेंट ऑफ a है ये वाला a, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा टेबल बना के भी समझ सकते हैं ये कैसे आया। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ। सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर y क्या था x+1, तो यहाँ मैं y की वैल्यू लिख देता हूँ। पर y क्या था x+1, तो यहाँ पर मैं x+1 भी जोड़ते जाता हूँ ताकि आंसर जो आएगा वो y होगा। तो चलिए देखते हैं, x को एक एक करके लेते जाइए। x क्या था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखते जाइए। जब x 1 होगा तो 1 + 1 मतलब y 2 हो जाएगा, क्योंकि y इसी के तो बराबर है। जब x 2 होगा तो 2 + 1 3। पर ये ध्यान रखिएगा जो y है y a में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि y a का हिस्सा है, तो 2 भी a में है और 3 भी a में है, ठीक है। जब x 3 होगा तो 3 + 1 4। जब x 4 होगा तो 4 + 1 5। जब x 5 होगा तो 5 + 1 6। और जब x 6 होगा, x 6 तक ही है तो 6 + 1 7। अब हम लोग का जो रिलेशन होता है उसका एलिमेंट क्या होता है, ऐसे कॉमा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला x होता है, दूसरा y, ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चुनेंगे, तो यहाँ पर हम लोग x1 चुनेंगे और इधर y2 चुनेंगे, फिर 2 और 3 चुनेंगे, 3 और 4 चुनेंगे ना, तो ऐसे लिखते जाएंगे 1 2, फिर 2, 3 चुनेंगे, फिर 3, 4 चुनेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग चुनते जाएंगे, 4 5 चुनेंगे, 5 6 चुनेंगे। पर 6 7 हम लोग नहीं चुनेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए 6 तो x का हिस्सा है पर 7 y का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए y 6 तक ही था, क्योंकि सेम सेट है a और a। तो अगर हम लोग 7 नहीं चुनेंगे तो इसका वाला x भी नहीं चुनेंगे, क्योंकि फिर x भी फॉर्मूला में नहीं आएगा, फॉर्मूला में आएगा तो दोनों साथ साथ आएगा। तो हमारे पास क्या क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। तो ऐसे टेबल में भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने टेबल लिखा है, यहाँ पर 6 मैंने नहीं लिया क्योंकि फिर 7 आता तो इसको हम लोग चुनते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो ए का है, दूसरा एलिमेंट भी ए का ही है क्योंकि ए ही सेट है, दोनों है। अब डोमेन क्या होता है, तो जो पहला एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म है, इसमें पहला एलिमेंट कौन कौन है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये पहले एलिमेंट है। तो 1 2 3 5। और जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो यहाँ देखिए रेंज क्या क्या है, तो यहाँ पर रेंज हमारे पास है 2 3 4 5 और 6। 7 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 है ही नहीं उसमें, तो ये रेंज हो गया। अच्छा, कोडोमेन क्या होता है, तो जो दूसरा सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। जो दूसरा सेट, यहाँ पर दूसरा सेट भी पहला सेट के बराबर ही है, पर दूसरा सेट लेते हैं। दूसरा सेट हमारे पास ए है, तो ए में क्या क्या है, तो ए में हमारे पास ये है, तो इस पूरे को कोडोमेन बोलेंगे। तो ये हमारा कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो पहले एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं, और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। फिर एक क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में और करते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास है सेकेंड नंबर, सेट ए हमारे पास 1 2 3 है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा पीछे से, एक बार और, है ना, खुद भी एक बार ट्राई करिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेट ए हमारे पास 1 2 3 और सेट बी हमारे पास 4 5 6 है। हमें फिर से रिलेशन लेना है ए से भी। तो अब देखिए पहले ए और यहाँ पर बी है, एक अलग सेट है। पिछली बार तो ए और ए था, बी अलग है। और यहाँ पर हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चुनने हैं, जो y = 2x में हो। अब क्या क्वेश्चन है कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, डोमेन रेंज और कोडोमेन करना है, लिखना है। आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है, ध्यान से लिखेंगे, और ये रिलेशन है। अब हमें वही चुनना है जिसमें y = 2x है, मतलब x की वैल्यू का दुगना है y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। x की 3 ही वैल्यू है, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया पहले कॉलम में, फिर 2x और y बराबर है तो इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो हम लोग एक एक करके सब रखते जाएंगे। तो x को जैसे ही मैंने 1 रखा तो 2 बीच में इंटू है, तो 2 × 1 y की वैल्यू 2 आ गई। x को 2 रखा तो 2 × 2 y की वैल्यू 4 आ गई। x को मैंने 3 रखा तो 2 × 3 y की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया, तो हम लोग x और y चुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारे पास है 1 2, तो 1,2। उसके बाद हमारे पास है 2 4, तो 2,4। उसके बाद हमारे पास है 3 6, 3,6। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन हो गया। डोमेन क्या होता है? सेट का पहला एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट मतलब सेट के जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन 1 2 3। और जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। दूसरा है 2 4 और 6, तो ये हमारे पास रेंज हो गया। कोडोमेन, कोडोमेन हमारे पास क्या होता है? तो कोडोमेन हमारे पास होता है पूरा सेट बी। तो यहाँ पर सेट बी क्या है? सेट बी है 2 4 6 8। देखिए यहाँ 2 भी है, शायद मैंने 2 बोला नहीं था, 2 4 6 8 है। ठीक है, तो 2 4 6 8। दूसरी बात आपको ये भी चेक करना है, जो रेंज आएगा वो सेट बी से ही आएगा। तो रेंज हमारे पास 2 4 6 है, तो क्या 2 4 6 कोडोमेन में है? तो कोडोमेन ये, तो हाँ 2 4 6 कोडोमेन में है। ठीक है, पिछली बार जो 7 था वो कोडोमेन में नहीं था। जैसे यहाँ पर 6 रखने पे 6 + 1 7 आ रहा था, पर ये कोडोमेन में है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर कोडोमेन ए ही था, तो कोडोमेन में है नहीं। तो रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर होता है। पूरा बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, पर उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, कोडोमेन सेट बी होता है। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह अपने मैथ्स कनेक्शन क्लास 11 NCERT में आगे बढ़ेंगे।